ये स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ताकि ये देख सकें कि अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चंस देख लें आप। एटीपी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो अ, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसको अब आपने देखना है। क्वेश्चन जो हैं आपके पास ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल के हैं। ये अभी जो लास्ट पेपर हुआ था क्लास 10 का सी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन 41, 42, 43, 44 देख लीजिए। एटीपी के अंदर ऐसा ही होता है कि प्रोग्राम एक होता है और उसी से रिलेटेड आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं इसमें? हैश फाइल इंक्लूड की stdio.h मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लोटिंग टाइप 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक हाइट है और एक विड्थ है। ठीक है, एक h है और एक w है। तो हाइट और विड्थ जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है या कोई भी ट्राइंगल, इसके अंदर जब मुझे एरिया फाइंड आउट करना होता है तो ये ट्राइंगल की हाइट होती है h और ये इसकी विड्थ होगी जिसकी बात की जा रही है। तो हाइट और विड्थ की, अब हो सकता है ये ट्राइंगल हो या हो सकता है ये रेक्टेंगल हो, लेकिन नीचे जो फॉर्मूला दिया गया है लॉन्ग इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लिया जा रहा है लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग इंटीजर इसका मतलब क्या है कि printf एंटर हाइट एंड विड्थ वैल्यू स्लैश n, यानी कि यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले करा जा रहा है इनपुट लेने के लिए। और इनपुट पहले हाइट ली जा रही है फिर विड्थ ली जा रही है। हाइट और विड्थ दोनों फ्लोट टाइप है तो यहाँ पे आना चाहिए scanf। अब पहले क्या चीज आनी चाहिए? देखें जी, %f इसका भी होगा और दूसरे का भी क्या आएगा? %f हाइट और विड्थ। और यहां पे आने आएगा m%h और m%w। ये आपको पता है कि ये एड्रेसेस के लिए यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पे होनी चाहिए जो मिसिंग है। इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ रही है फॉर्मुलेशन की। यूजर इनपुट h और w में अपनी अपनी वैल्यूज दे देगा। फॉर्मुलेशन में क्या है? लॉन्ग टाइप इंटीजर ले रहे हैं। एरिया इंटीजर लेने का मतलब क्या है कि एरिया के अंदर डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर्स नहीं ये इनपुट ले सकेगा। अच्छा, लॉन्ग इंटीजर लेने का मतलब क्या है कि इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का होता है। लॉन्ग इंटीजर का मतलब क्या है कि इट इज ऑफ 4 बाइट्स, इसकी स्पेस बड़ी होगी और इसके कंटेंट जो आएंगे इसमें ज्यादा आएंगे। लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज इनपुट नहीं लेगा, डेसिमल की बाद की वैल्यूज इनपुट नहीं ले रहा होगा। लाइक अगर आंसर आता है 15.2 तो ये 15.2 वाली चीज नहीं इनपुट लेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? 15 लेगा। तो बाद में इन्होंने h को मल्टीप्लाई किया w से और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 से, यानी कि ये वही वाला फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस जो है ये विड्थ हो गई आपके पास, हाइट h हो गया और हाफ ये हो गया, तो ये आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको देगा। अब कह रहे हैं printf एरिया ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है। ये किस चीज की? एरिया ऑफ रोम्बस इज, इन्होंने क्या किया कि अब वो ट्राइंगल हो या रोम्बस है, अब अभी हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन आपके पास इसी के रिलेटिवली जो आंसर आ रहा है वो एरिया जो होगा वो %d के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है। आसानी से प्लेस होकर रिटर्न 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटीजर रिटर्न वैल्यू आ रही है और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो ये हमने प्रोग्राम को रीड किया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कितनी होगी। तो पहली मेमोरी है 10 बाइट्स, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 20। तो तमाम वेरिएबल्स ऑक्यूपाइड बाय द वेरिएबल, जितने वेरिएबल, अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल काउंट करूं तो यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं 3। एक एरिया वेरिएबल आ रहा है, एक h आ रहा है, एक w। अब यहाँ पे देखो फ्लोट टाइप है h, ये 4 बाइट का होगा। ये विड्थ है, ये भी 4 बाइट की होगी। और ये लॉन्ग एरिया, ये भी 4 बाइट का होगा। तो 4 4 8 और 4 12, तो 12 बाइट्स जो होंगे वो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई होगी। तो यहां पे जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि यहां पे इंटीजर लॉन्ग है। तो इंटीजर लॉन्ग की स्पेस जो होती है वो ओरिजिनल से क्या होती है? डबल होती है। अब द कोड लाइन दैट शुड रिप्लेस द एम्प्टी, वो कौन सी लाइन होगी जो कि एम्प्टी बॉक्स को रिप्लेस करेगी? तो ये तो अभी मैंने आपको लिखवा के भी बताई थी। तो देखिए क्या होगा, scanf %f होना चाहिए। कह रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ h इज 9 एंड w इज 3.1,
अगर h की वैल्यू 9 है और w की द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम उस वक्त क्या होगा। तो देखिए आपके पास जो एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या चीज, एरिया, वो एरिया आ रहा है हाफ मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय w। तो आप लिखेंगे इसे हाफ मल्टीप्लाई बाय h क्या है 9, तो 9 का मतलब क्या हो गया 9.0 क्योंकि फ्लोट है ये, और मल्टीप्लाई बाय 3.1। तो बताइए ये नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक फ्लोट वैल्यू जनरेट होगी। अब वो जनरेट क्या होगी हम करके देख लेते हैं। और सिर्फ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट आंसर द एरिया ऑफ रोम्बस इज 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको यहां पर प्रिंटिंग के टाइम पर एरिया जो था वो आपने इंटीजर के बजाय फ्लोट लिया हुआ होता और यहाँ पे %f लिखते तो फिर आपके पास 13.95 की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर उसके साथ 00 भी आते। लेकिन अभी आंसर जो है आपके पास इस तरीके से आएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द गिवन आउटपुट। अब ये कह रहा है कि एक आउटपुट आपको दिया गया है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 18.800। अब ये बताइए कि अगर ये 18.800 आउटपुट आ रहा है तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी। 18.00 आने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू यहां पे प्रिंट की जा रही है वो फ्लोट है, तभी 18.800 आया। और पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, 3। यानी कि जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे %.3f। तो ये चीज तो हमें समझ में आती है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, टू गेट दिस आउटपुट द फॉलोइंग 4 लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम्स नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय द 2 लाइन्स। ये 4 लाइनें। अब बताइए, अब अगर 18.800 आपने आंसर लाना है तो देखें फ्लोट HW ठीक है, लॉन्ग इंटीजर एरिया ये भी ठीक आ रहा है, लेकिन जब ये वैल्यू मूव करेगा तो वैल्यू आएगी नहीं। और रोम्बस द 2 लाइन्स दैट विल रिप्लेस दीज 4 लाइन्स। अब यहां पर आपके पास एरिया में %d की वैल्यू आएगी 18.8। द एरिया ऑफ रोम्बस इज %d एरिया। द 2 लाइन्स दैट विल रिप्लेस दीज 4 लाइन्स। फ्लोटिंग टाइप एरिया कहां पे आ रहा है, यहां पे एरिया दोबारा से लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, यहां पे फ्लोट एरिया आ रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरे में यहां पे भी लॉन्ग एरिया आ रहा है, इंटीजर होगा, और यहां पे फ्लोट एरिया, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर ये पॉसिबल हो तो जब एरिया को प्रिंट कराया गया तो एरिया की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो रही है 0.1 पे, यानी कि आंसर आना चाहिए 18.800 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल। तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल तो नहीं डिस्प्ले कराना ना। ऊपर देखिए हमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स डिस्प्ले कराने, 3। तो इसका मतलब क्या है कि बी भी नहीं हो सकता। जबकि यहां पे देखें, ये मैंने लिख के दिखाया था आपको, पॉइंट के बाद %.3 का मतलब क्या हो गया कि वी हैव 18 पॉइंट, आफ्टर पॉइंट वी हैव 3 डेसिमल स्पेसेस, ये 3 स्पेसेस है। तो इसको हम 0.3% की फॉर्म में लिखेंगे, %f 0.3%.3f। तो %.3f की फॉर्म में आप लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आपको दिया था। क्या कह रहा है, कंडीशन दैट विल इवेल्युएट ट्रू। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यस आ रहा है आंसर। चेकिंग num1 इज ग्रेटर देन बोथ num2 एंड num3। ये जो कह रहे हैं ना num1, इसको अगर आप डिफरेंट कलर के अंदर मैं इसको मार्क कर दूं, यहां से num1 से लेके num3 तक, ये आपको एक स्टेटमेंट दी जा रही है और आपने इस स्टेटमेंट को इस एक्सप्रेशन के ऊपर या इन स्टेटमेंट्स पे इंप्लीमेंट करना है, कॉपी करना है। अब बताइए, कह रहे हैं num1 इज ग्रेटर देन बोथ num2 एंड num, यानी कि num1 num2 से भी बड़ा हो और num3 से भी बड़ा हो, num1। तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखा गया, दोनों से, एक से भी बड़ा हो और दूसरे से भी। तो और का मतलब क्या हो गया, ये उर्दू वाला और है, यानी कि इंग्लिश के अंदर आप क्या करेंगे, दैट इज एंड। तो आपके पास ये जो दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, ये जो दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, ये वाला एंड
और ये वाला एंड, एक मिनट इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड जो है ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, सी भी हो सकता है डी भी, क्योंकि नम वन और नम टू सी और डी का रिलेटिव। अब ये बताइए मैंने चेक करना है कि नम वन बड़ा हो किससे, नम टू से। तो देखिए नम वन इज ग्रेटर देन नम टू आ रहा है, नम वन इज ग्रेटर देन बोथ नम टू। देखिए नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वही नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री भी है। तो देखिए नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, जबकि यहां पे देखिए नम वन इज लेस देन लिखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पॉसिबल आंसर होगा वो इसका क्या होगा, सी पार्ट हो। अच्छा भाई, अब पहले ये कंडीशन थी कि नम वन इज ग्रेटर देन नम टू एंड नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री। अब इन्होंने कंडीशन चेंज कर दी है कि ट्रू कब हो, कि देन द नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, नम टू जो है वो नम वन से क्या हो, बड़ा हो। यानी कि अगर मैं लिखूं तो नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, और का मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, नम थ्री इज ग्रेटर देन नम टू, यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, नम थ्री इज ग्रेटर देन नम टू, ये वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो अब देखिए नम टू इज ग्रेटर देन नम वन का, अब देखिए और के अंदर ये दोनों कंडीशंस हैं, ये भी और है ये भी और है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते नीचे के सी और डी, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप चेक करें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। पहला क्या करें, नम टू इज ग्रेटर देन नम वन या नम वन इज लेस देन नम टू, लेस देन नम टू चाहिए। तो देखिए नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, सही नहीं है। नम वन इज लेस देन नम टू, ये वाली कंडीशन ठीक है। तो ये नम वन इज लेस देन नम टू, ये पहली कंडीशन यहां पे आ गई। नम थ्री इज ग्रेटर देन नम टू, तो देखिए नम थ्री इज ग्रेटर देन नम टू लिखा हुआ है, तो नम थ्री इज ग्रेटर देन नम टू यहां पर भी लिखा है। तो यहां पे ये दोनों कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं, लिहाजा हम कौन से पॉइंट को मार्क कर देंगे, पॉइंट ए को मार्क कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे नम टू इज ग्रेटर देन नम वन था, जबकि ये उल्टा नम वन इज ग्रेटर देन नम टू दिया हुआ। अब एक और प्रोग्राम है, कह रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h मेन, इंटीजर कर रहे हैं तो रिटर्न 0 होगा। एक इंटीजर टाइप n 10 ले लिया हमने और एक वेरिएबल i ले लिया। फॉर i इज इक्वल्स टू, मैंने पहले असाइन किया 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और प्लस प्लस i। इस जगह पे अगर आप प्लस प्लस i लिखें या i प्लस प्लस लिख लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है, सेम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट एफ विजन, विजन को प्रिंट करेगा हर दफा। अब आपने क्या करना है, आपने असल में ये करना है कि इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब जरा देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप क्या करें कि इसका एक ड्राई रन बना लें। ड्राई रन कैसे बनेगा, ऊपर से चलिए, तो पहले n है वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल क्या आया, i आया, क्योंकि लूप है इस वजह से ड्राई रन कर रहा हूं। i के बाद क्या चीज आई, i के बाद नीचे आके प्रिंट किया, इसने क्या प्रिंट किया, विजन, यानी कि ये आपके पास क्या आएगा, प्रिंट, यहां पे आप लिख लें प्रिंट, क्योंकि कोई वेरिएबल तो नहीं प्रिंट कर रहा है ना, तो प्रिंट विजन आएगा लिखा। अगर आप यहां तक पहुंचेंगे तो विजन जो होगा वो प्रिंट होता जाएगा, तो मैं उसको ऐसे बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के क्या करेंगे, आई में एक ऐड करेंगे, तो यहां पे आई क्या, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। और फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है, जबकि एन की वैल्यू यहां पे आपके पास मौजूद होगी। अब ये आपके पास आ गया। अब देखिए भाई, चलिए एन की वैल्यू क्या है, 10 है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या चीज प्रिंट हो जाएगा, विजन प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लीजिएगा, तो मैं यहां पे क्या चीज प्रिंट कर दूंगा, विजन। अब आई की वैल्यू 1 जो थी वो यहां पे क्या बन जाएगी, 2, आई इज लेस देन 10 इक्वल टू, तो ये ट्रू होगा, वापस लौट जाएंगे यहां पर, एन अभी भी 10 है, आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 2, तो एक दफा और क्या चीज प्रिंट हो जाएगा, विजन। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, अभी भी ट्रू होगा, वापस लौटेंगे 10, ये हो जाएगा 3, फिर दोबारा से विजन, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ट्रू, फिर वापस आएंगे 10, फिर ये 4, फिर विजन।
फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये ट्रू, फिर ये 10, फिर ये 5 और फिर ये विजन, यानी कि विजन प्रिंट होता जा रहा है। फिर ये 6, फिर ये ट्रू, फिर ये 10, फिर ये 6, फिर ये विजन, फिर ये 7, फिर ट्रू। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। 7 पे ट्रू, तो फिर ये 10, फिर ये 7, फिर ये विजन, फिर ये 8, फिर ये ट्रू, फिर ये 10, फिर ये 8, फिर ये विजन, फिर ये 9, फिर ये ट्रू, फिर ये 10, फिर ये 9 और फिर ये विजन, और फिर ये यहां पे क्या होगा 10, 10 इक्वल टू है ना, तो अभी भी ट्रू। इधर लौटेंगे 10 10, फिर एक दफा क्या चीज प्रिंट करेगा, विजन, फिर ये हो जाएगा 11 और ये फॉल्स होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं, पहले तो तुम इसको काउंट करो तो ये कितनी दफा आएगा। अगर आप देखें तो ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 दफा विजन स्लैश एन है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट होता चला जाएगा 10 टाइम्स। अच्छा जी, आफ्टर द लूप खत्म होने के बाद कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन जो है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, खत्म हो गई, यहां पे पहुंच गया। इस टाइम पे वेरिएबल आई की वैल्यू, अब ये बताइए आई वेरिएबल कौन सा है। यहां पे अगर आप आके देखिए तो आपको आई वेरिएबल ये था, तो इस आई की वैल्यू यहां पे फॉल्स होते हुए क्या है 11, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उस कंडीशन पे फॉल्स होगी जब वो 10 ना हो, तो वो 11 बन चुका होगा, तो आपके पास आंसर क्या होगा यहाँ पे 11, जबकि प्रिंट कितने टाइम्स हो रहा होगा 10 टाइम। ठीक है भाई, ये चीज आपके क्लियर हो गई। अगला देखें, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन ए 48 एंड 49 क्वेश्चन के लिए। देखिए इंटीजर x1 5 के बराबर है, x2 10 के और x3 20 के, और एक और वेरिएबल है आंसर। तो 4 वेरिएबल्स हैं ये, 1 2 3 4, 3 को असाइन कर दिया, चौथे को असाइन नहीं किया। अब जो आंसर था, जो चौथा वेरिएबल था, वो तीनों वेरिएबल्स के सम करा इन्होंने, लेकिन सम कैसे किया, यहां पे इन्होंने ब्रैकेट्स नहीं अप्लाई किए। इसका मतलब क्या हो गया कि x3 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, आप जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे x2 में, यानी कि ये आपको एवरेज नहीं देगा। एवरेज के अंदर तो पहले सम करके डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बना देता तो ये ठीक होता, लेकिन चूंकि ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, x को 3 से डिवाइड करके x2 और x1 में ऐड कर देगा। बॉड मैथ्स की प्रॉब्लम आएगी। फिर यहाँ पे एवरेज ये करके यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, इन्होंने कॉमा भी नहीं लगाया, सही। और आंसर की वैल्यू जो होगी %d के अंदर प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न 0 सही लिखा है और बाकी चीजें हमें समझ में आ रही है। अब जरा देखिए, द लाइन ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग, इसमें से एक लाइन ऐसी है जिसमें एक लॉजिकल एरर है। अब एरर दो तरह के होते थे, एक कहलाता था लॉजिकल और एक होता था सेंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर ऐसा होता है जिसमें आंसर जो होता है वो रॉन्ग आता है, आंसर क्या रहता है, रॉन्ग हो जाता है। एग्जीक्यूशन होगी बिल्कुल सही, लेकिन आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, गलत आ रहा। तो यहां पे देखिए, आपने कैलकुलेट क्या करना था, एवरेज, लेकिन गलत ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट चूंकि आपने नहीं लगाए, लिहाजा आपको ये आंसर तो देगा लेकिन वो आंसर रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा। तो अगर आपके पास आंसर रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एरर कौन सा होगा, लॉजिकल। तो इसमें ये वाली लाइन जो है ANS, ये आपको लॉजिकल एरर दे रही है। ठीक है, अच्छा यहां पे आपने कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज की ग्रामर को आपने फॉलो नहीं किया है। तो लैंग्वेज की ग्रामर जो होती है वो क्या कहलाती है, उसका सिंटैक्स कहलाती है। तो सिंटैक्स एरर अगर मैं इसमें तलाश करूंगा तो वो मेरे पास कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। देखिए इंटीजर मेन, ये भी ठीक लिखा है, इसमें भी कोई सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है बिल्कुल, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा सेमीकोलन, सब कुछ ठीक है। यहां पे आप देखें, यहां पे कॉमा जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे C है और यहां पर भी C आंसर। ठीक है, 49 हो। अब लास्ट क्वेश्चन 50। अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग ऑपरेटर। एक प्रोग्राम स्टेटमेंट पे माइनस माइनस ऑपरेटर था, प्लस था,
ये था और ये ऑपरेटर्स कंटेन कर रहे हैं। अब अगर किसी स्टेटमेंट में ये 4 किस्म के ऑपरेटर आ रहे हैं तो बताइए कि इसमें से यूनरी कितने हैं और बाइनरी कितने हैं। यूनरी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक हो, सिंगल वेरिएबल। अब ये बताइए माइनस माइनस में हम ऐसे लिखते हैं ना, ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए, तो यहां पे जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं वो सिंगल वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा, यूनरी। अच्छा प्लस देखिए, जब मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करता हूं तो ए के साथ प्लस के बाद यहां पे मुझे बी भी लिखना पड़ता है। यानी कि वेरिएबल्स आपके पास कितने आते हैं, दो। दो का मतलब क्या हो गया कि इट इज सेट टू बी अ बाइनरी वन। तो ये क्या कहलाएगा, प्लस ऑपरेटर क्या होगा, बाइनरी होगा। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का भी बाइनरी। अच्छा परसेंट का सिंबल जो होता है वो आप जानते हैं रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिमाइंडर के अंदर आप जानते हैं कि आपके पास ऐसे लिखा जाता है ना 7:2, 7%2। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आंसर देता है। तो इसके अंदर भी जो ऑपरेंड्स होते हैं वो दो होते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, बाइनरी। तो ये सारे बी हैं, बाइनरी है। एक ऊपर वाला जो है वो यूनरी है। तो यूनरी एक है, यूनरी एक है और बाइनरी कितने हैं, 3 है। तो अब जरा आप अगर इधर चेक करें तो आपके पास यूनरी एक ऑपरेटर होगा, बाइनरी 3। तो इसका भी आंसर जो आएगा वो यहां पर ए। सही। तो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं वो ये लास्ट उसमें आए थे, ये एटीपी क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपके क्लियर